हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पे जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई इंस्ट्रक्टर इसके बारे में बात ही नहीं करता है। और टॉपिक क्या है तो सुनो। टॉपिक है स्ट्रेटेजीज टू फॉलो व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर ऑन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। अभी ये टॉपिक हम यहाँ पे क्यों ले रहे हैं? मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वेल प्रिपेयर्ड होते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड ड्यू टू नॉट हैविंग एनी स्ट्रेटेजी टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर, जो टाइम फ्रेम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो टाइम फ्रेम उनको कम पड़ जाता है। यानी क्वेश्चन का आंसर आने के बावजूद भी वो सॉल्व कर नहीं सकती क्योंकि टाइम खत्म हो जाता है। तो ये चीज आपके साथ ना हो, यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं और इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं। तो अभी कुछ दिन बाद आप अपीयर होंगे एनसेम एग्जामिनेशन के लिए। तो जब भी आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का क्वेश्चन पेपर हाथ में ले रहे हो तो आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए वही हम आज देखने वाले हैं, जिसकी हेल्प से आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विदाउट एनी डिफिकल्टी सॉल्व कर सकते हो और वो भी दिए गए टाइम फ्रेम में। इनफैक्ट अगर ये स्ट्रैटेजी आप अच्छी तरीके से फॉलो करो तो आपके पास टाइम बचेगा। टाइम खत्म होने से पहले ही आपके सारे सॉल्यूशंस पेपर पे रेडी होंगे। तो बिफोर डिस्कसिंग द स्ट्रैटेजी, लेट्स सी कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो है वो किस तरीके से होने वाला है। तो यहां पे देखो, आपको अटेम्प्ट करने हैं 4 क्वेश्चंस, लेकिन आप यहां पे देख रहे हो कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 8 होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन को और दूसरा क्वेश्चन होगा। फॉर एग्जांपल यहां पे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 को और होगा क्वेश्चन नंबर 2। ये दोनों क्वेश्चन बेस्ड होंगे एक ही टॉपिक पे और वो टॉपिक है इंजीनियरिंग कर्व्स, राइट। आप देखो तो टोटल मार्क्स है क्वेश्चन पेपर के 50 और वो किस तरीके से डिवाइड हुए देखो। फर्स्ट क्वेश्चन 8 मार्क के लिए है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 मार्क के लिए, नेक्स्ट 16 मार्क्स एंड नेक्स्ट 10 मार्क्स। ठीक है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। टोटल मार्क्स बन जाते हैं आपके 50 मार्क्स और टोटल ड्यूरेशन जो दिया जाता है वो होता है 2.5 घंटे का, यानी मिनट्स में अगर बात करें तो 150 मिनट्स। तो आपके पास 150 मिनट है। उस 150 मिनट के अंदर आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो एक्चुअली इट्स नॉट अ बिग डील, आपको वेल इनफ टाइम होता है, लेकिन स्ट्रैटेजी का प्रॉब्लम है। तो उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करो या फिर क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करो, वो होंगे दोनों इंजीनियरिंग कर्व्स के ऊपर। तो इंजीनियरिंग कर्व्स में आपको कौन से कर्व्स है देखो, यहां पे जब भी आप इंजीनियरिंग कर्व्स के बारे में बात करेंगे तो वहां पे हमको पता है हमारे पास है इलिप्स, जो 2 अलग मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक है डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड और एक है रेक्टेंगल मेथड, जिसको हम ऑब्लॉन्ग मेथड भी बोलते हैं। We call it as an oblong method as well. दूसरा कर्व है हमारे पास पैराबोला, and this parabola also we can solve by these 2 methods, directrix focus method and rectangle method. Then we have hyperbola, which we can solve again by these 2 methods, डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड एंड ऑब्लॉन्ग मेथड। लेकिन अगर आप इन दोनों कर्व्स की बात करो, ये दोनों कर्व सॉल्व करने का जो मेथड है वो 100% सेम है, राइट। अगर डायरेक्ट्रिक फोकस की बात करते हैं तो पैराबोला डायरेक्ट्रिक फोकस मेथड से कैसे सॉल्व करना है, अगर आपको वो प्रोसेस पता है तो सेम प्रोसेस 100% सेम प्रोसेस यू फॉलो फॉर द हाइपरबोला। रेक्टेंगल मेथड थोड़ा अलग है।
पैराबोला को ड्रॉ करने के लिए अगर आप रेक्टेंगल मेथड फॉलो कर रहे हो तो उसका प्रोसीजर थोड़ा अलग है, और हाइपरबोला के लिए अगर रेक्टेंगल मेथड फॉलो करके आप ड्रॉ कर रहे हो तो उसका प्रोसीजर थोड़ा अलग है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मैं पैराबोला और हाइपरबोला डायरेक्टली फोकस मेथड से सॉल्व करने का ट्राई कर रहा हूं तो मेरे को अलग कुछ करना नहीं है, आई हैव टू डू द सेम थिंग। फर्क सिर्फ किसका होगा, गिवन डेटा का होगा। हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी अलग होगा और पैराबोला का एसेंट्रिसिटी अलग होगा, राइट, डायरेक्ट फोकस मेथड की बात कर रहे हैं तो। और प्लस अगर आप इलिप्स सॉल्व कर रहे हो बाय द डायरेक्ट फोकस मेथड तो ये तीनों कर्व्स जब आप डायरेक्ट फोकस मेथड से सॉल्व कर रहे हो तो इलिप्स और ये दोनों कर्व्स में जो डिफरेंस है, राइट, वो क्या है, दूसरे वर्टेक्स का, सेकेंड वर्टेक्स। तो इलिप्स में आपके पास दो वर्टेक्सेस होते हैं। जब आप इलिप्स ड्रॉ करते हो तो आपके पास दो वर्टेक्सेस होते हैं, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है। तो पहला वर्टेक्स प्लॉट करने के बाद ये दूसरा वर्टेक्स प्लॉट करने के लिए इफ यू नो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक 45 डिग्री का लाइन ड्रॉ करते हैं। वी ड्रॉ अ 45 डिग्री लाइन, जो हम पैराबोला और हाइपरबोला में नहीं करते हैं, क्योंकि पैराबोला और हाइपरबोला में दूसरा वर्टेक्स का जरूरत होता नहीं है। So by saying this, what I wanted to show you is कि ये 45 डिग्री का लाइन ड्रॉ करना हाइपरबोला इलिप्स में और ना करना पैराबोला और हाइपरबोला में, यही डिफरेंस है। तो देखा जाए तो डायरेक्ट फोकस मेथड टू ड्रॉ इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला वो एक्चुअली सेम है, थोड़ा ही डिफरेंस है। इलिप्स के केस में आप क्या करते हो, 45 डिग्री का लाइन ड्रॉ करते हो, बाकी सब सेम है। इसका मतलब जब मैं सोच रहा हूं कि मुझे इलिप्स प्रिपेयर करना है, पैराबोला प्रिपेयर करना है, हाइपरबोला प्रिपेयर करना है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट फोकस मेथड, तो उसको 3 काउंट मत करो, उसको एक ही काउंट करो, क्योंकि प्रोसीजर 100% नहीं तो फिर 99.9% सेम ही है। 0.1% का डिफरेंस मैंने क्या कहा, ये 45 डिग्री का लाइन आप इलिप्स में ड्रॉ करते हो जो कि पैराबोला और हाइपरबोला में ड्रॉ नहीं करते हो, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग इज सेम। ठीक है, तो आपके पास इलिप्स होता है, पैराबोला होता है, हाइपरबोला होता है, उसके बाद कौन सा कर्व होता है यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद आपके पास होता है साइक्लॉइड, देन आपके पास होता है स्पाइरल, आर्किमिडियन स्पाइरल, देन इन्वोल्यूट होता है, उसके बाद होता है हेलिक्स। हेलिक्स भी 2 प्रकार के हैं आपके पास, हेलिक्स ऑन कोन है एंड हेलिक्स ऑन सिलेंडर, हेलिक्स ऑन कोन एंड हेलिक्स ऑन सिलेंडर। तो देखो अपने पास कितने कर्व्स है, हाउ मेनी कर्व्स डू वी हैव, इलिप्स 1, राइट, पैराबोला हाइपरबोला चलो अलग पकड़ लेते हैं, 1 2 3, उसके बाद है आपके पास साइक्लॉइड 4, स्पाइरल 5, इन्वोल्यूट 6, हेलिक्स 7। हेलिक्स में अगर 2 टाइप्स आप पकड़ रहे हो तो कोन अलग एंड हेलिक्स ऑन कोन अलग, हेलिक्स ऑन सिलेंडर अलग। तो इतने सारे कर्व्स आपके पास है जो आपको प्रिपेयर करने हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ, अगर इनमें से कोई भी एक कर्व आपको डिफिकल्ट जा रहा है प्रोसेस याद रखने में, या आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, बड़ा ही डिफिकल्ट जा रहा है, टाइम कंज्यूमिंग है, व्हाटएवर, कौन सा तो भी एक कर्व आप आराम से ऑप्शन के लिए रख सकते हो, प्रोवाइडेड बाकी के सब कर्व आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। चाहे गिवन डेटा किस भी तरीके से घुमा फिरा के लिखा हो, आपको हर एक कर्व आना ही चाहिए। अगर आप कोई एक कर्व ऑप्शन के लिए रख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कह रहा हूं कि हेलिक्स ऑन कोन मेरे को डिफिकल्ट जा रहा है, तो मैं उसको ऑप्शन के लिए रख दूंगा, क्योंकि हमको पता है जब भी हमारे पास क्वेश्चन पेपर होगा तो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हेलिक्स ऑन कोन लिखा गया है जो मेरे को आता नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में डेफिनेटली ऐसा एक कर्व होगा जो मेरे को आ रहा है, क्योंकि मैंने वो सारे कर्व्स प्रिपेयर किए एक को छोड़ के। तो ये एक स्ट्रैटेजी का ही पार्ट है, एक को ऑप्शन रखो और बाकी के सब कर्व्स वेल प्रिपेयर करो। सारे कर्व्स करने की जरूरत है नहीं, कौन सा तो भी एक कर्व आप ऑप्शन को रख सकते हो इफ यू आर हैविंग डिफिकल्टी इन सॉल्विंग इट। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का बात हो गया।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। अभी क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो या फिर 4 सॉल्व करो, वो होगा एक ही टॉपिक पे, और वो टॉपिक है सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। बाय द वे, पहला जो क्वेश्चन है वो 8 मार्क के लिए, सिर्फ 8 मार्क्स के लिए, लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन जो होगा, यानी दूसरा टॉपिक जो होगा सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, वो होंगे आपके 16 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, आपको पता है कि 3 व्यूज ड्रॉ करने होते हैं, राइट। तो तीनों व्यूज को 5 5 5 ऐसे मार्क्स होते हैं, तो टोटल हो गए आपके 15। एक व्यू कंप्लीट है, प्रॉपर है, सब डायमेंशंस दिए हैं, लाइन वर्क आपका अच्छा है, राइट। अगर लाइन वर्क और डायमेंशन अच्छा है तो आपका 1 मार्क फिक्स हो गया वहां पे, प्रोवाइडेड आपकी तीनों व्यूज आपने सही निकाले हैं। तो फिर से बोल रहा हूं मैं, 16 मार्क्स किस तरीके से डिवाइड है, 5 मार्क्स फॉर फ्रंट व्यू, 5 मार्क्स फॉर टॉप व्यू एंड 5 मार्क्स फॉर साइड व्यू, टोटल हो गए आपके 15। बचा 1 मार्क आपके डायमेंशंस के लिए और लाइन वर्क के लिए होगा। अभी यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस है, जो भी आपको आसान लगे वो सॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। यहाँ पे भी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ही होगा, वहां पे भी आपके पास चॉइस होगा, जो भी आपको आसान लगे उसको अटेम्प्ट करो। और यहाँ पे जो 16 मार्क्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली डिपेंड करता है प्रॉब्लम में क्या क्या आपको ड्रॉ करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे बता नहीं सकता, जैसे मैंने सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक के लिए क्लियर कट बता दिया कि हर एक व्यू को 5 5 मार्क्स होते हैं, वैसे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट में आपको ड्रॉ क्या करना है, ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, बॉक्स के लिए 2 मार्क्स होते हैं, राइट, आउट ऑफ 16। जब आप रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करते हो विद प्रॉपर ओरिएंटेशन सही है और बॉक्स ड्रॉ किया है, बाकी कुछ ड्रॉ नहीं किया है, आपको 2 मार्क्स मिल ही जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है इलिप्स। अगर आपके ऑब्जेक्ट में इलिप्स कंस्ट्रक्शन है तो वहां पे मैक्सिमम 4 मार्क्स का एलोकेशन होता है इलिप्स कंस्ट्रक्शन के लिए, प्रोवाइडेड इलिप्स का जो सेंटर है वो आपने सही से लोकेट किया है और पूरा रोम्बस कंस्ट्रक्शन प्रॉपरली दिख रहा है विद फेंट लाइंस, और आपने इलिप्स अच्छी तरीके से निकाला है। तो ऐसा कुछ है तो उसको 4 मार्क्स मैक्सिमम मिल जाते हैं। बाकी फिर डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के फीचर्स के ऊपर, क्या क्या ड्रॉ करना है क्या नहीं, यानी स्लैब है या फिर स्लॉट है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक का डिस्ट्रीब्यूशन बता नहीं सकता, लेकिन ये जितना बताया है वो कंफर्म है। बॉक्स के लिए 2 मार्क्स होते हैं, कुछ नहीं आ रहा बॉक्स निकालो, 2 मार्क्स पक्के हैं आपके। इलिप्स कंस्ट्रक्शन को मैक्सिमम 4 मार्क्स मिलेंगे, तो इलिप्स कंस्ट्रक्शन आपको आना ही चाहिए। मैंने आपको बताया है, शायद कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा जहां पे आपको इलिप्स ड्रॉ करने के लिए ना कहा गया हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, वो होगा आपका डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सर्फेसेस ऑफ सॉलिड्स के ऊपर 10 मार्क के लिए। यहाँ पे भी आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, आपको जो ठीक लगे वो सॉल्व करो। यहाँ पे भी वो स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हो जो मैंने कर्व के बारे में बताई है, क्योंकि डीएलएस में डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सर्फेसेस में लॉट ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स आर देयर, बहुत सारे सॉलिड्स है, पिरामिड है, प्रिज्म है, कोन है, टेट्राहेड्रॉन है, क्यूब है, सिलेंडर है, राइट। सो पिरामिड में भी अलग अलग टाइप्स है, हेक्सागोनल पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड, किसी को पेंटागन ड्रॉ करना नहीं आता, किसी को हेक्सागोन ड्रॉ करना नहीं आता। प्रिज्म में भी वही टाइप्स है जो पिरामिड्स में है। सो यहाँ पे भी अगर आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर सॉलिड को लेके, तो आप उसको ऑप्शन में रख सकते हो, क्योंकि कभी ऐसा होगा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 7 है प्रिज्म के ऊपर और क्वेश्चन नंबर 8 भी है प्रिज्म के ऊपर, ऐसा जनरली होता नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 अगर प्रिज्म के ऊपर है तो क्वेश्चन नंबर 8 अलग सॉलिड पे होगा, या तो फिर पिरामिड के ऊपर होगा, या कोन के ऊपर होगा, या क्यूब के ऊपर होगा, या फिर सिलेंडर के ऊपर होगा। सो इस केस में अगर आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हो पिरामिड को लेके, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, तो पिरामिड को साइड में रखो, ऑप्शन में रखो, बाकी सारे सॉलिड अच्छी तरीके से कर लो। क्योंकि अगर क्वेश्चन नंबर 7 पिरामिड पे आता है और वो मेरे को आ नहीं रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 डेफिनेटली ऐसे सॉलिड पे होगा जो मेरे को आ रहा है। सो यहाँ पे भी सारे सॉलिड्स करने की जरूरत है नहीं, जो भी सॉलिड्स आपको डिफिकल्ट जा रहे हैं उसको साइड में रखो। सो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी विच यू हैव टू फॉलो व्हाइल प्रिपेयरिंग। ये प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी है,
इट इज नॉट अ स्ट्रैटेजी व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर। जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो स्ट्रैटेजी जो मैं बात करने वाला हूँ वो अलग है। ये स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये स्ट्रैटेजी व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर है, आई एम सॉरी, व्हाइल डूइंग द प्रिपरेशन है। ऑलराइट, तो ये है आपका एक क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक पे होगा, कितने मार्क्स के लिए होगा, सीक्वेंस क्या होगा, पहला क्वेश्चन किस टॉपिक पे होगा, दूसरा क्वेश्चन किस टॉपिक पे होगा, राइट। अभी देखो, तो यहां पे हम कर्व्स की बात कर रहे थे। तो यहां पे देखो, हम इंजीनियरिंग कर्व्स के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे आपके पास कितने कर्व्स है, फिर से यहाँ पे लिखते हैं। नंबर 1 है इलिप्स, नंबर 2 है पैराबोला, नंबर 3 हाइपरबोला, कोनिक सेक्शन वाले कर्व। उसके बाद है नंबर 4 साइक्लॉइड, नंबर 5 इन्वोल्यूट, नंबर 6 है आपका स्पाइरल, नंबर 7 हेलिक्स ऑन कोन, और 8वां है हेलिक्स ऑन सिलेंडर। सो 8 कर्व्स है, उसमें से कौन सा तो भी एक आप ऑप्शन को रख सकते हो, लेकिन बाकी के सब आपको अच्छी तरीके से करने पड़ेंगे। अभी मैं यहाँ पे आपको बताता हूं कि इनमें से ज्यादातर पूछने वाले या पूछे जो जाते हैं वो कर्व्स कौन से हैं। इलिप्स, साइक्लॉइड, इन्वोल्यूट, स्पाइरल एंड हेलिक्स ऑन सिलेंडर। ये जो कर्व है ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। उसमें अगर आप मुझे प्रायोरिटी देने को बोलो तो सबसे पहला प्रायोरिटी आएगा इसको, इलिप्स को। देन सेकंड प्रायोरिटी विल गो टू साइक्लॉइड, देन द थर्ड प्रायोरिटी विल गो टू सिलेंडर, देन द फोर्थ विल बी फॉर एन इन्वोल्यूट, और 5वां जो जाएगा स्पाइरल को जाएगा, और फिर 6th will be go to the parabola and 7th will be go to hyperbola. In fact 7 hyperbola नहीं होगा, 7 ये होगा, और हाइपरबोला बहुत ही कम पूछा जाता है इसलिए इसको नंबर पे 8 रखें। तो ये जो रेड कलर में आप नंबर देख रहे हो इट इज अ प्रायोरिटी, यानी जब भी आप
कर्व्स प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले आपको वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा इलिप्स के लिए। उसके बाद आपको अच्छी तरीके से ड्रॉ करते आना चाहिए साइक्लॉइड, इस तरीके से। तो इसमें से आप ये भी देख सकते हो कि मुझे अगर ऑप्शन को रखना है तो कौन सा कर्व रखूंगा मैं, जो कम पूछा जाता है, जो कि नंबर 8 पे है, हाइपरबोला। हाइपरबोला बाय रेक्टेंगल मेथड, हाइपरबोला बाय डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड, राइट। ये आप ऑप्शन को रख सकते हो। सो प्रायोरिटी भी मैंने यहाँ पे आपको बता दी है, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले आपको कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले तो मेरे को पता है, पिछले स्लाइड में हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इंजीनियरिंग कर्व्स के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेक्शनल ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन के ऊपर है। तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कर्व्स पहला है तो पहले कर्व सॉल्व कर लेते हैं, फिर सेकंड ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन के ऊपर है तो उसको सॉल्व करने में जुट जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ो और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों को पढ़ो। यानी क्वेश्चन नंबर 1 इंजीनियरिंग कर्व्स का क्वेश्चन पढ़ो और फिर डीएलएस का क्वेश्चन पढ़ो। इसमें से जो भी आपको बड़ा आसान लग रहा है उसको अटेम्प्ट करो। किसी को डीएलएस एकदम आसान लगेगा तो डीएलएस को जाओ, किसी को कर्व्स आसान लग रहा है तो पहले कर्व्स करो, लेकिन सबसे पहले आप इन्हीं 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। जिनको दोनों आ रहे हैं, राइट, और दोनों आसान लग रहे हैं तो फिर ये दोनों में से कौन सा भी करो, लेकिन आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को सबसे पहले हाथ मत लगाओ, राइट। ये स्ट्रैटेजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि यहाँ पे इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो टाइम लग रहा है ना, कंपेयर टू ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक बहुत ही कम टाइम लगता है इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मिनिमम टाइम जो यहाँ पे आपको लगेगा, मिनिमम टाइम, सबसे कम टाइम, कम से कम 20 मिनट में ये हो जाना चाहिए, राइट। इससे कम टाइम में अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, राइट। ज्यादा से ज्यादा आपको 30 मिनट्स में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। लेकिन ये क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक क्वेश्चन पेपर को हैंड में लेके बिफोर द एग्जाम हाथ में लेके अच्छी तरीके से 2.5 घंटा फ्री होके अटेम्प्ट करने की कोशिश करो आफ्टर प्रिपरेशन, राइट। और ट्राई करो कि ये जो टाइम लिमिट मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या आप ये टाइम लिमिट फॉलो कर रहे हो, इस टाइम लिमिट के अंदर ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, राइट। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 30 मिनट बहुत ही ज्यादा लिख दिया मैंने यहाँ पे, राइट। 30 मिनट्स कर्व्स के लिए, राइट, 8 मार्क के लिए आप 30 मिनट स्पेंड कर रहे हो यहाँ पे। और यहाँ पे अगर देखो डीएलएस में कम से कम 30 मिनट्स में ये सॉल्व हो जाना चाहिए। इससे कम में अगर हो रहा है तो अच्छा है, लेकिन इससे ज्यादा टाइम एक्चुअली आपने लेना नहीं चाहिए। अगर ले भी रहे हो तो मैक्सिमम 40 मिनट्स में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाना चाहिए डेवलपमेंट का, राइट। तो 1 घंटे में ये 2 प्रॉब्लम, तकरीबन मोटा मोटी 1 घंटे में ये 2 प्रॉब्लम आपके हो जाएंगे। तो आपके पास बचता है 1.5 घंटा, 2.5 घंटे का टाइम लिमिट है। तो ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करने से आप थोड़ा रिलीफ महसूस करोगे कि चलो 4 में से मेरे 2 क्वेश्चन 1 ही घंटे में हो गए, बचे मेरे 2 क्वेश्चन और उनको मेरे को सॉल्व करना है बचे हुए टाइम लिमिट में। So you will feel very relief after you attempt these 2 problems, right? तो ये आपको करना ही है। सबसे पहले कर्व्स अटेम्प्ट करो या फिर डीएलएस। अगर डीएलएस कर रहे हो तो उसके बाद कर्व्स आना है, या फिर कर्व्स कर रहे हो तो डीएलएस आना है। ये 2 पहले आपको सॉल्व कर ही लेने हैं, ठीक है। आ रहा है तो ऑफ कोर्स, नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं कर सकते, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आपको शिफ्ट करना ही पड़ेगा, इजंट इट। अभी यहाँ पे देखो डीएलएस में मैं थोड़ा और बात करता हूँ। डीएलएस में आपके पास मल्टीपल सॉलिड्स है, वैसे मैंने ऑलरेडी बोला है, प्रिज्म है, पिरामिड है, कोन है, सिलेंडर है, राइट। तो वहां पे आपको ऑप्शन है व्हाइल प्रिपरेशन, कौन सा तो एक आप ऑप्शन के लिए रख सकते हो, ठीक है। ये मैंने बोला है मैक्सिमम 40 मिनट में ये सॉल्व हो ही जाना चाहिए। यहाँ पे एक गलती जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, कभी कभी लिखा जाता है कि आपका हेक्सागोनल पिरामिड वो एचपी पे रखा है, किस तरीके से रखा है वो स्पेसिफाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल
hexagonal pyramid is kept on HP on one of its smaller side, not smaller side, I repeat, hexagonal pyramid is kept on HP in such a way that its side is perpendicular to the VP. Its base side is perpendicular to the VP. ऐसा अगर लिखा है तो आपका जो टॉप व्यू होगा हेक्सागोन का, यानी पिरामिड का जो टॉप व्यू होगा जहां पे आपको हेक्सागोन ड्रॉ करना है, वो आपको ऐसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा। और पिरामिड का अगर होगा तो यहाँ पे आपको ये स्लांट एजेस जो टॉप व्यू में दिखते हैं वो ड्रॉ करने पड़ेंगे, जो अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं, राइट। तो वन ऑफ द बेस एजेस इज परपेंडिकुलर टू वीपी अगर दिया है तो ये ऐसा ही ड्रॉ करना है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये एक बेस एज है और ये इस वर्टिकल प्लेन को क्या है, परपेंडिकुलर है। ये क्या है, परपेंडिकुलर। ऐसा अगर क्वेश्चन है और आप हेक्सागोन इस तरीके से निकालते हो तो यहाँ पे आपके मार्क्स गए, ये गलत है। ये कब आएगा, जब ऐसे लिखा हो कि वन ऑफ द बेस एज इज पैरेलल टू द वीपी, राइट। तो ये सिली मिस्टेक्स आपको अवॉइड करने हैं जब भी आप डीएलएस का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। तो क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ लेना और उसके बाद जब टॉप व्यू ड्रॉ कर रहे हो तो ओरिएंटेशन किस हिसाब से होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा, वो ठीक से जान लेना, तभी इसको ड्रॉ करना, ठीक है। तो ये दो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद जो 1.5 घंटा आपके पास बचता है, वहां पे आप अटेम्प्ट करोगे बचे हुए 2 क्वेश्चंस। अभी यहाँ पे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो टाइम लिमिट मैंने लिखा है दोनों के लिए सेम लिखा है और होता भी वैसे ही है। इनफैक्ट आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को थोड़ा कम टाइम लगता है कंपेयर टू द सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। जब आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का ऑब्जेक्ट इमेजिन हो रहा है तो मेरा सजेशन यही होगा आपको कि पहले आइसोमेट्रिक का प्रॉब्लम आप सॉल्व करो, बिकॉज इन माई एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि आइसोमेट्रिक के जो प्रॉब्लम्स है वो सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक के प्रॉब्लम के कंपैरिजन में थोड़ा जल्दी सॉल्व होते हैं, कम टाइम लगता है। हालांकि मैंने यहाँ पे टाइम लिमिट दोनों का मैक्सिमम मिनिमम टाइम लिमिट सेम लिखा है, लेकिन आइसोमेट्रिक को कम टाइम लगता है, प्रोवाइडेड वो आपको इमेजिन हो चुका है। क्योंकि इमेजिनेशन अगर हुआ नहीं है तो इमेजिनेशन में थोड़ा टाइम आपका जाएगा, और वो टाइम कंसिडर करके मैंने दोनों के टाइम सेम रखे। लेकिन देखते ही फ्रंट व्यू टॉप व्यू जो भी गिवन व्यूज दिए हैं आइसोमेट्रिक के क्वेश्चन में, उनको देखा आपको ऑब्जेक्ट देखते ही इमेजिन हो गया तो फिर सॉल्व करने को ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आपको आइसोमेट्रिक और सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक में कौन सा अटेम्प्ट करना है, ये डिसीजन लेना है, तो मेरा सजेशन ये होगा, फिर से बोल रहा हूं कि आइसोमेट्रिक का प्रॉब्लम अगर इमेजिन हो गया है तो उसको अटेम्प्ट करो। यानी सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का जो प्रॉब्लम है वो आपको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय आपका अप्रोच रखना पड़ेगा, तब जाके आपका जो टाइम है वो आपको इनफ होगा, यानी टाइम कम नहीं पड़ेगा। जितना टाइम है उतने में, इनफैक्ट उससे पहले ही आप सब सॉल्व करके बैठे होंगे, शायद आप और भी सॉल्व कर रहे होंगे। क्योंकि अगर आप ये मिनिमम टाइम फ्रेम में कंप्लीट करते हो तो लेट्स ऐड ऑल दिस टाइम्स टुगेदर, ऑल टुगेदर। तो सबसे पहले 2 क्वेश्चन है, वहां पे मिनिमम टाइम कितना लग रहा है देखो, 20 मिनट्स फॉर दिस, 30 मिनट्स फॉर दिस, यानी 50 मिनट्स, 50 मिनट यहाँ पे हो गए। फिर आते हैं 30 मिनट और 30 मिनट, यानी 60, यानी 110 मिनट। 50 मिनट्स प्लस 60 मिनट, 110 मिनट में आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं अगर ये मिनिमम टाइम फ्रेम में आप कंप्लीट करते हो तो। 110 मिनट में टोटल मिनट्स कितने हैं, ड्यूरेशन कितना है, 150 मिनट्स, यानी 40 मिनट्स आर एक्स्ट्रा फॉर यू। और उस 40 मिनट्स में आप देख सकते हो कुछ रहा है या नहीं, कहाँ पे डायमेंशन देना बाकी है या नहीं, कहाँ पे नोटेशंस देना बाकी है या नहीं, राइट। ये सब आप क्रॉस चेक कर सकते हो। और बाकी मैक्सिमम टाइम लिमिट का अगर हम समेशन करें तो वो बराबर 150 ही होगा और होना भी चाहिए, राइट। 30 मिनट फॉर कर्व, 40 मिनट्स फॉर डीएलएस, कितना हो गया 70, और उसके बाद ये 80 यानी 150, 40 मिनट फॉर दिस, 40 मिनट फॉर दिस, 70 और 80 हो गए आपके 150। सो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैक्सिमम टाइम फ्रेम भी जो यहाँ पे लिखा है
तो वो मैक्सिमम ही है। इसके बियॉन्ड अगर आप जा रहे हो तो फिर आपको टाइम इनफ नहीं होगा, टाइम आपको कम पड़ेगा। इसलिए आप एक क्वेश्चन पेपर उठाओ, 2.5 घंटे का टाइम निकालो आराम से और अटेम्प्ट करो एकदम अच्छी तरीके से, टाइम लगा के। कौन सा क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है वो देखो, एंड देन यू कैन इम्प्रूव योर स्ट्रेटेजी। स्पीड आप इम्प्रूव कर सकते हो, राइट? So that's all for this video. I hope you'll follow this strategy, and this strategy will definitely help you, I guarantee. So we'll see you in the next video. Thank you.